भानव चाय बना कर ले आया। फिर पूर्णिमा ने मुझसे पूछकर शक्कर मिलाई और कप मुझे थमाते हुए कहा, आपने भानव के बनाए खानों की तो दिल खोल कर तारीफ की है। मुझे यकीन है कि आपको उसके हाथ की चाय भी पसंद आएगी। मैं दावा करती हूँ कि इतनी अच्छी चाय बहुत कम रसोइये बना सकते हैं। चाय का कप आधा होने से पहले ही मैं दिल ही दिल में मानने पर मजबूर हो गया कि पूर्णिमा ने भानव की मदह सराई में मुबालगे से कतन काम नहीं लिया है। वो चाय नहीं, सुरूर की मेराज थी। मैंने अपने तासुरात के इजहार में किसी कंजूसी की जरूरत महसूस न की। पूर्णिमा मेरी जबान से भानव की तारीफें सुनकर यूं फखर से मुस्कुराती रही जैसे मैं उसके होनहार सपूत को सताइश से नवाज रहा हूँ। मेरे कहने पर उसने आवाज देकर भानव को बुला लिया। मैंने उसकी आमद से पहले ही कुछ छोटे नोट जेब से निकालकर दाईं मुट्ठी में भेज लिए। पूर्णिमा ने जानबूझकर खुरदरे लहजे में भानव को मुखातिब किया। बोली, भावेश जी हमारे बहुत अजीज मेहमान हैं। ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। शायद इन्हें तुमसे कुछ शिकायत है, मगर ये मुझे नहीं बता रहे, तुम खुद पूछ लो। भानव बेचारा अपनी तेज तर्रार मालिकन की शरारत कहाँ समझ पाता। ये सब सुनकर वो बुरी तरह बौखला गया। उसने परेशान नजरों से मेरी तरफ देखा और मुर्दा सी आवाज में बोला, आप मुझसे क्यों नाराज हैं सरकार? क्या मुझ ना समझ बुढ़े से कोई गलती हो गई है? भानव के लहजे में इतनी आजिज़ी और इस्तराब था कि मेरा दिल नहीं माना कि पूर्णिमा की दिल लगी में साथ देकर उस गरीब इंसान का खून मजीद खुश करूं। लिहाजा मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्णिमा आपसे मजाक कर रही है भानव जी। मैंने तो तुम्हें शाबाश देने के लिए बुलाया था। तुमने सारी चीजें बहुत मजेदार बनाई थी और गरम गरम परोसने से हर खाने की लज्जत दोबाला हो गई थी। मगर मैं दरअसल तुम्हारे हाथ की चाय की वजह से तुम्हें बुलाने पर मजबूर हो गया हूँ। मैंने हिंदुस्तान के दर्जनों शहरों में एक से बढ़कर एक जायकेदार खाने खाए हैं, मगर इतनी जबरदस्त चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। यकीन करो ऐसा सुरूर आया है कि मैं बताने से कासिर हूँ। मैंने देखा कि मेरी जबान से तब्बाखी में महारत की तारीफ सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा है। ये देखकर मैंने अजराहे तफन्नुन पूर्णिमा की शरारत को जरा आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैंने अपना लहजा कदरे संजीदा बनाते हुए कहा, इतनी मजे की चाय पीने पर बेशक तुम इनाम के हकदार हो, मगर साथ ही मेरे दिल में शक पैदा हो रहा है कि चाय को इतना सुरूर बख्श बनाने के लिए कहीं तुम कोई ऐसी वैसी चीज तो शामिल नहीं करते हो। ये कहकर मैंने भानव को कड़ी नजरों से देखा। ये सुनते ही वो चौंका और फिर खौफ से उसकी आंखें फैल गईं। उसने सरासीमा लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं चाय में कौन सी ऐसी वैसी चीज मिला सकता हूँ? मैंने मानी खेज लहजे में कहा, मैंने सुना है बहुत से चाय खानों में अफीम के डोडे वाली चाय बनाई जाती है। उसने परेशान लहजे में कहा, मगर मेरा तो कोई चाय खाना नहीं है, और फिर मैं ऐसी घटिया हरकत क्यों करूंगा? मैंने कहा, उसी मकसद के लिए जो उन चाय खाने वालों का होता है, अपने ग्राहक बढ़ाना और उन्हें अपनी चाय का ऐसा धनी बनाना कि उनका बार बार चाय पीने को मन चाहे और चाय खानों वालों की आमदनी में इजाफा हो। मैं उस गरीब की बिगड़ती हालत का जायजा लेने के लिए ठहरा। मैंने देखा कि पूर्णिमा अपनी हंसी जब्त करने की सरतोड़ कोशिश कर रही है। मैंने उसी संजीदा लहजे में बात आगे बढ़ाई। कहा, अच्छा तुम ही बताओ, मैंने तुम्हारे हाथ की चाय पी तो दोबारा पिलाने की फरमाइश की है ना? जाहिर है जब मुझे चाय इतनी अच्छी लगेगी तो मैं खुश होकर तुम्हारी मुट्ठी गर्म करने पर मजबूर हो जाऊंगा। हो सकता है मुझे ये नशे वाली चाय पिलाने का यही मकसद हो। अब सच सच बताओ, तुम चाय में ऐसी क्या चीज मिलाते हो कि उसका मजा दोबाला हो जाता है? देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अगर तुमने जबान न खोली तो मैं अपने दोस्त रतन से तुम्हारी शिकायत लगाकर तुम्हारी छुट्टी भी करवा सकता हूँ। भानव की बिगड़ती हालत देखकर पूर्णिमा का जब्त जवाब दे गया और वो जोर से हंस पड़ी और हंसती चली गई। पूर्णिमा की ये हालत देखकर मेरी भी हंसी छूट गई। उधर भानव हवन्नकों की तरह हमारी शक्लें देख रहा था। बिलाखिर पूर्णिमा अपनी हंसी पर काबू पाने में कामयाब हो गई और गहरी सांस भर के कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है भावेश जी। मुझे मालूम है भानव वाकई अपनी चाय को मजेदार बनाने के लिए इसमें एक खास चीज डालता है। ये सब सुनकर मैंने हकीकी ताज्जुब के साथ पूर्णिमा की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये चाय बनाते हुए नारियल का पानी डालता है, यही इसकी मजेदार चाय का राज है। ये गुर की बात इसने गोवा के एक माही गिर से सीखी थी। इसी दौरान में भानव उसकी ताईद में जोर जोर से गर्दन हिला रहा था। इस पर मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? अफीम का डोडा न सही, तुम पीने वाले को रसिया बनाने के लिए नारियल का पानी तो मिलाते हो, और तुम अपने दाव में पूरी तरह माहिर हो। तुमने मुझे फंसा लिया है और अब मुझे भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसका चेहरा यकलख्त खुशी से खिल उठा। उसने पूर्णिमा की तरफ देखा और उसका सर अस्बात में हिलते देखकर झिझकते हुए हाथ मेरे सामने कर दिया। मैंने अपनी मुट्ठी उसकी हथेली पर खाली कर दी और उसकी मुट्ठी बंद करके उसे बावर्ची खाने की तरफ जाने का इशारा किया।
वो पिंजरे से आजाद होने वाले तेंदुए की तरह तेज तेज कदमों से चल दिया। भानव की नजरों से ओझल होने के बाद मैं पूर्णिमा की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो सताइश भरी बल्कि वालेहाना नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर उसने शहद आमेज लहजे में कहा, आप बहुत अच्छे बल्कि बहुत ही अच्छे भले इंसान हैं भावेश जी। अपनी बातों और बर्ताव से पलक झपकते मन मोह लेने में ताक। मुझे यकीन है भानव जिंदगी भर के लिए आपका गर्विदा हो गया है। इसलिए नहीं कि आपने उसे नकद इनाम दिया है, बल्कि इसलिए कि आपने उसकी फन्नी महारत की सच्ची कदर की है। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने पुरश्त्याक लहजे में कहा, अगर आपको शहर में कोई बहुत अहम काम न हो तो मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि रतन के दफ्तर से आने तक यहीं ठहर जाएं। मैं आपको भानव के हाथ की तली हुई मजेदार हिल्सा मछली खिलाऊंगी। मुझे यकीन है आप एक बार फिर जेब में हाथ डालने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। अपने नए लाहे अमल के साथ मैं उसकी जबान से यही तो सुनना चाहता था। तहम मैंने अपना लहजा गैर मामूली जोश व मसरत से आरी रखते हुए कहा, मुझे बाजार में कुछ काम तो है, मगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो जैसे आपकी मर्जी। मेरी आमादगी पर पूर्णिमा ने निहायत पुरजोश अल्फाज में ममनूनियत का इजहार किया। हम दोनों खासी देर इधर उधर की दिलचस्प बातें करते रहे। उससे गुफ्तगू एक पुरलुत्फ तजुर्बा थी, क्योंकि वो गैर मामूली ज़हीन न सही, उसमें हिस्से मजाह कमाल की थी। किसी भी शगुफ्ता बात पर दिल खोल कर हंसती थी और खुद भी दिलचस्प बातें करती थी। यही वजह है कि उसकी मायत में वक्त गुजरने का पता ही न चला। बिलाखिर उसने कहा, अब मुझे इजाजत दें कि भानव के साथ बाजार जाकर हिल्सा मछली और रात के खाने के लिए दीगर चीजें खरीद लाऊं। मजीद देर की तो मछली नहीं मिलेगी और मिली भी तो बासी हो चुकी होगी। मुझे बस 1.5 घंटे के लगभग वक्त लगेगा। मेरी वापसी तक आप आराम करें। वो सामने वाला कमरा हमारा मेहमान खाना है। कुछ खाने पीने को दिल चाहे तो बेझिझक बावर्ची खाने में चले जाना, ठीक है? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था, बल्कि मैं तो दिल ही दिल में खुश हो गया। मुझे ऐसे ही मौके का तो इंतजार था। कुछ ही देर के बाद उस लगभग ढूंढार बंगले में अकेला रह गया। मैंने तसल्ली कर ली थी कि पूर्णिमा अपनी छोटी सी कार में रवाना हो चुकी है और कम से कम 1.5 घंटे तक किसी की मुदाखलत का इम्कान नहीं है। फिर भी मैंने एहतियातन मरकजी दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और फिर तेजी से नशिस्त गाह में बड़ी सी नक्शीन मेज पर रखे टेलीफोन की तरफ बढ़ा और साथ रखी कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने बाएं हाथ से रिसीवर उठाकर दाएं कान से लगाया और अपने जहन में महफूज नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। दूसरी बेल पर रिसीवर उठा लिया गया। मैंने एक कदरे भारी आवाज सुनी, हेलो, रतन स्पीकिंग। मैंने अपना लहजा खुशगवार बनाते हुए बेतकल्लुफी से गुजराती में कहा, सो हाल छे रतन, मजे मा छे। उसने उलझन भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ सब ठीक ठाक है, मगर आप कौन बात कर रहे हैं? मैं पहचान नहीं सका। मैंने उसी शगुफ्ता लहजे में कहा, अरे रतन, बड़े बेरुखे इंसान हो तुम, इतनी जल्दी भूल गए? मैं भावेश आचार्य बोल रहा हूँ, याद करो। 5-6 महीने पहले तुम बड़ौदा आए थे और 1 हफ्ते मेरे घर मेहमान रहे थे। मेरी बात पूरी होते ही उसने उलझे हुए लहजे में कहा, भावेश आचार्य? मगर मैं तो इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। फिर यकलख्त उसके लहजे में सख्ती आ गई। बोला, और मैं 5-6 माह पहले तो क्या कभी बड़ौदा 1 दिन से ज्यादा नहीं ठहरा। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उसका लहजा पथरीला होता जा रहा था। बोला, या तुम झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इस बार लहजे में नाराजगी भरते हुए कहा, जबान संभाल कर और तमीज से बात करो रतन, मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है और तुम्हें बेवकूफ बनाकर मुझे क्या मिल जाएगा? उसने झुंझुलाए हुए लहजे में कहा, ओ मिस्टर, अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो ये बहुत भौंडा मजाक है, और अगर तुमने सिर्फ वक्त गुजारी के लिए फोन किया है तो मेरे पास बहुत दफ्तरी काम मौजूद हैं और किसी फालतू गपशप के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मैंने अपने लहजे में उलझन भरते हुए कहा, क्या तुम्हें वाकई अब भी मेरा नाम याद नहीं आया और ना बड़ौदा में गुजारा हुआ 1 हफ्ता? मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे बात करके खुश हो जाओगे, मगर खैर चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम्हें मेरी पत्नी के हाथ का खाना, खास तौर पर मिठाइयाँ बहुत पसंद आई थी और तुमने घारी की तारीफ में तो। उसने सख्त लहजे में मेरी बात काटते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है। मैं ना तुम्हें जानता हूँ और ना कभी बड़ौदा में तुम्हारे घर ठहरा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मगर मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं कॉल काट रहा हूँ। ये कहकर उसने उसी वक्त राब्ता मुनक़ते कर दिया। मैंने पूरे 5 मिनट इंतजार करने के बाद दोबारा नंबर मिलाया। रिसीवर उठा लिया गया और रतन ने मखसूस अंदाज में अपना तारुफ करवाया। मैंने फौरन कहा, यार रतन, क्या तुम वाकई भूल गए हो? अच्छा, मैं तुम्हें कुछ और बातें याद दिलाता हूँ। मैंने तुम्हें शहर की कई बार सैर करवाई थी और तुम्हारी फरमाइश पर उस बाजार भी लेकर गया था।
मैंने उस और बाजार के अल्फाज पर खास तौर पर जोर दिया था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक फट पड़ा। बोला, तुम अजीब बेवकूफ आदमी हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा तुमसे या तुम्हारे बड़ौदा से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर तुम बकवास किए जा रहे हो। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। दोबारा कॉल की तो मैंने उसकी बात काटते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, तुम तो बहुत ही बेशर्म आदमी निकले यार। हर बात झुटलाए जा रहे हो और अब बदतमीजी पर भी उतर आए हो। तुम्हारी असलियत मालूम होती तो मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो करने की बजाय धुतकार कर भगा देता। अच्छा, मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जिसके लिए असल में तुम्हें फोन किया है। उसने बेजार से लहजे में कहा, बको, क्या बकना चाहते हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, वाह, लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तो सुनो मिस्टर रतन, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिस जिस्म फरोशी के अड्डे पर लेकर गया था, वहाँ तुम्हें दीपा नामी कस्बी पसंद आई थी। अब बताओ, कुछ याद आया? मेरी जबान से ये धमाका खेज इंकिशाफ सुनकर वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सन्नाटे में आ गया। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी पाकर मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, मैंने असल में ये बताने के लिए फोन किया है कि उस जिस्म फरोशी के अड्डे की मालिकन ने अपने सब कमरों में कैमरे लगा रखे हैं। उन कैमरों ने तुम्हारी मनपसंद वेश्या दीपा के साथ तुम्हारी बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें उतार ली थी, जो मैंने भारी रकम देकर खरीद ली हैं। बिलाखिर मैंने रिसीवर में रतन के हाँफने के अंदाज में जोर जोर से सांसों की आवाज सुनी। यूं लग रहा था जैसे उस पर अचानक दमे का दौरा पड़ गया हो। मेरे लिए समझना मुश्किल न था कि मैं जो तासुर उस पर छोड़ना चाहता था वो बखूबी उस तक मुंतकिल हो चुका है। मैंने उसे इस आसाबी झटके से संभलने का पूरा मौका दिया। फिर वो रुक रुक कर थके थके से लहजे में बोला, तुम वही हो ना? मैंने रेस्टोरेंट में 2 घंटे तुम्हारा इंतजार किया मगर तुम नहीं आए। मैं तो तुम्हारी मांगी हुई रकम भी साथ लेकर गया था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हाँ, मैं वही हूँ। और मैं रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं आया कि मुझे पूरा यकीन था कि तुमने हमें घेरने के लिए वहाँ खुफिया वालों की पूरी बारात की ड्यूटी लगा रखी होगी। तुमने हमें बुद्धू समझ रखा है। असल में तो तुम खुद बुद्धू हो, वरना उस गरीब टैक्सी वाले के साथ बदसलूकी न करते। उसका तो सिर्फ इतना कसूर था कि हमारा पैगाम लेकर तुम्हारे पास चला गया था। बात पूरी करते करते मेरा लहजा बेहद तल्ख बल्कि जहरीला हो गया। मेरे तेवर बिगड़ते महसूस करके वो हकलाया। बोला, दरअसल मैंने नहीं, उसे सिक्योरिटी वालों ने मशकूक समझकर पकड़ लिया था। मैंने उसकी बात काटते हुए गरज कर कहा, बकवास मत करो बेजमीर आदमी। मुझे सब पता है। तुमने सिक्योरिटी वालों को पहले से घात में बिठा रखा था, जिन्होंने उस बेचारे को पकड़ लिया और उससे बदसलूकी। उसने मेरी बात काट कर मुस्तरिब लहजे में कहा, तुम कह रहे हो कि वो एक आम टैक्सी वाला था, मगर वो तो 2 पुलिस वालों की हत्या करके फरार हो गया है। मैंने तुंद लहजे में कहा, तुम तो वाकई बिल्कुल गधे हो रतन, और उन दोनों पुलिस वालों की मौत के असल जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम मानो या न मानो, उस टैक्सी वाले का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हम उसे भेजने के बाद तुम्हारे दफ्तर की निगरानी जरूर कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो बेकसूर आदमी हमारी वजह से मुश्किल में फंसे। उन दोनों पुलिस वालों ने उसे कहीं ले जाने के लिए जीप में बिठाया तो हमारा एक साथी भी चुपके से जीप में सवार हो गया और अकबी हिस्से में छुप कर बैठ गया। मैंने रतन के तासुरात जानने के लिए तवक्कुफ किया। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम बहुत खतरनाक हो। मैंने गंभीर लहजे में कहा, सिर्फ खतरनाक नहीं, तुम्हारे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक। अपने रास्ते में रुकावट बनने वालों को ठिकाने लगाने में हम जरा भी नहीं झिझकते, मगर वो दोनों पुलिस वाले अपने खतरनाक मुजरिमाना इरादे की वजह से हमारे साथी के हाथों मरे। रतन ने हैरान लहजे में पूछा, तुम किस इरादे की बात कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें पता है उस टैक्सी वाले के पास बतौर अमानत भारी रकम मौजूद थी जो उसने किसी सेठ की गाड़ी फरोख्त करवा के हासिल की थी। रतन ने कहा, हाँ मुझे पता है, उसने ये कहानी मुझे सुनाई थी। मैंने उसके बयान की तस्दीक के लिए ही उसे पुलिस वालों के साथ सेठ के पास भेजा था, मगर वो उन दोनों को कत्ल करके फरार हो गया। मैंने तैश भरे लहजे में कहा, मैंने कहा ना कि वो बेचारा एक आम टैक्सी ड्राइवर है। वो दोनों उसे अपने साथ सेठ के पास नहीं लेकर गए थे, बल्कि हेड कांस्टेबल उसे संतरी की निगरानी में पुलिस जीप में छोड़कर अकेला सेठ के पास गया था। वहां सेठ ने टैक्सी ड्राइवर के बयान की तस्दीक कर दी थी, मगर टैक्सी वाले के पास मौजूद भारी रकम की वजह से उनकी नीयत पहले से खराब थी। हेड कांस्टेबल ने उस सेठ को डराया धमकाया और उसे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो टैक्सी वाले के पास मौजूद अपनी रकम के बारे में भूल जाए और अपने पास मौजूद उसकी टैक्सी पर इक्तिफा करे। मेरे तवक्कुफ पर रतन ने पूछा, ये सब बातें तुम्हारे साथी ने बताई हैं? मैंने कहा, हाँ। हेड कांस्टेबल वापस आया तो उसने पहुंचते ही अपने रिवॉल्वर का दस्ता मारकर टैक्सी वाले को बेहोश कर दिया। पूछने पर उसने अपने साथी संतरी यानी जीप ड्राइवर को बताया कि ये रकम वाकई सेठ की अमानत है।
मगर उसने सेठ को खौफजदा करके ये रकम भूल जाने पर मजबूर कर दिया है। अब ये 3,000 हम आपस में बांट लेंगे। संतरी ने कहा कि होश में आने पर ये टैक्सी वाला शोर मचाएगा। इस पर हेड कांस्टेबल ने कहा कि हम इसे कत्ल करके समंदर में फेंक देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रतन ने बदहवास से लहजे में कहा, तुम सच बोल रहे हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि मैं ड्यूटी पर कत्ल होने वाले 2 पुलिस वालों की वजह कत्ल बता रहा हूँ। इसमें झूठ बोलने का मुझे क्या फायदा। अब आगे सुनो। मैंने तुम्हें बताया है कि हम अपने लिए काम करने वालों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। तो मेरे साथी ने दोनों पुलिस वालों को रास्ते में बेबस करके टैक्सी वाले की जान बचाने की कोशिश की, मगर वो अपने हथियार के घमंड में मेरे साथी पर हमलावर हो गए। मजबूरन उसने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आखिरी जुमले पर पहुंचने तक मैंने अपना लहजा हद दर्जे सफ़ाक बना लिया था। उसे दहलाने की मेरी ये कोशिश कामयाब रही। उसने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हारा कितने खतरनाक लोगों से पाला पड़ा है। हम अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनी राह में आने वाली किसी भी रुकावट को गिराने में जरा भी देर नहीं लगाते। खामोश होने के बाद मुझे खासी देर तक रतन के धीरे धीरे हाँपने की आवाज सुनाई देती रही। मैं समझ सकता था कि वो दहशत के आलम में सूरत हाल का तज्जिया करने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने उसकी घबराई हुई आवाज सुनी। वो मरे मरे लहजे में कह रहा था, मैं तुम्हारी मांग मानने को तैयार हूँ, मगर रकम मेरी माली ताकत से बहुत ज्यादा है। मैं तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए दे सकता हूँ। मैंने कड़े लहजे में कहा, लगता है तुम अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारा किन लोगों से वास्ता पड़ा है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुमने गौतम सिंघानी जैसे कई ताजिरों को केमिकल्स के ठेके दिला रखे हैं, जो विलायत से सस्ते दामों मुख्तलिफ केमिकल्स मंगवाते हैं और कई गुना कीमत पर हिंद सरकार को बेचकर भारी रकम खरी करते हैं। मैंने रतन का रद्द अमल जांचने के लिए तवक्कुफ किया। उसे जबान खोलने में कुछ वक्त लग गया। बोला, तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने ठोस लहजे में कहा, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम अपनी ऊंची सरकारी पोस्ट से फायदा उठाकर उन सब ठेकेदारों की लगाई हुई कीमत पर कोई एतराज नहीं करते, क्योंकि अपनी इस मेहरबानी के बदले तुम उन सब से हर सौदे पर भारी कमीशन वसूल करते हो। तुमने तारापुर प्लांट के लिए केमिकल सप्लाई करने वालों को मालामाल कर दिया है, मगर उनसे वसूल शुदा कमीशन के जरिए तुम भी दौलत का अंबार इकट्ठा कर चुके हो। हमने तो बहुत मामूली रकम का मुतालबा किया है। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि इस इंकिशाफ ने रतन की सुट्टी गुम कर दी है। बिलाखिर वो किसी न किसी तरह अपने हवास बहाल करने में कामयाब हो गया। मगर वो बोला तो उसकी जबान में एक बार फिर लुकनत नुमाया थी। बोला, माँ, मैं ये रकम देने को तैयार हूँ माँ, मगर मुझे कुछ मोहलत चाहिए। मैंने कहा, लगता है तुमने कुछ अकल सीख ली है, मगर मिस्टर रतन, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे बॉस ने अपनी डिमांड बदल ली है। नई डिमांड के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसने सरासीमा लहजे में पूछा, नई डिमांड? मगर यकीन करो, मैं 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दे सकता। तुम लोगों ने ठीक अंदाजा नहीं लगाया। मेरे पास इतनी दौलत नहीं है। मैंने तमस्खरामेज लहजे में कहा, हमें पता है तुम्हारे पास कितना धन है, मगर फिक्र न करो, हम तुमसे सिर्फ वही मुतालबा करेंगे जिसे तुम पूरा कर सको। साथ ही मेरे पास तुम्हारे लिए मेरे बॉस का पैगाम है, उसे ध्यान से सुन लो। रतन ने कहा, हाँ, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मैंने ड्रामाई लहजे में कहा, बॉस ने कहा है कि हमें पता है तुमने असल में हमारे साथियों को पकड़ने की कोशिश की थी। टैक्सी ड्राइवर तो खामखा रगड़े में आ गया, मगर तुम्हारी इस बेवकूफी से साफ जाहिर है कि तुम्हें अपने सर पर मंडलाते खतरे का पूरा एहसास नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा असल घिनौना चेहरा बेनकाब करने वाली ये तस्वीरें किस तरह तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकती हैं। ये सुनकर रतन जल्दी से बोला, नहीं, मुझे मालूम है। मैंने उसकी बात काटती कहा, पहले मुझे अपने बॉस का पैगाम पूरा सुनाने दो। उन्होंने कहा है कि कान खोल कर सुन लो। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं और हमारे कारिंदे तमाम सरकारी महकमों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बराजमान हैं। हम बहुत आसानी से ये तस्वीरें राजधानी में बराजमान तमाम वजीरों, हत्ता के पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के पास भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये पैगाम भी होगा कि तारापुर एटमी प्लांट के करता धरता रतन अपने गंदे करतूतों की वजह से ब्लैकमेल हो रहा है। जरा सोचो इस इंकिशाफ का क्या नतीजा निकलेगा। इस इंतबाह पर रतन ने मेरी तवक्को के मुताबिक रद्द अमल जाहिर किया, यानी बॉस को यकीन दिलाने की इल्तिजा की कि वो अब हमारी हुक्मदूली नहीं करेगा। मैंने उसकी आहू बुका पर तवज्जो दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम अच्छी खासी टेढ़ी चीज हो, मगर तुम्हें सीधा करने के लिए हमारे पास एक नहीं कई तरीके हैं।
जैसे हम दिल्ली सरकार को तुम्हारी केमिकल्स इंपोर्ट में भारी माल समेटने की पूरी गेम से भी खबरदार कर देंगे और तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत भी पेश कर देंगे। उसके बाद न सिर्फ तुम्हारी ये ऊंची नौकरी छिन जाएगी, बल्कि तुम्हें बाकी सारी उम्र काल कोठरी में गुजारनी पड़ेगी। मेरी बात पूरी होते ही उसने दहशतजदा लहजे में कहा, नहीं, भगवान के लिए ऐसा न करना। मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हारी इस कार्रवाई से बॉस का पारा चढ़ गया था। उसने तुम्हें इस चितराई का मजा चखाने के लिए उनमें से एक तस्वीर तुम्हारी पत्नी पूर्णिमा और एक उसके बड़े भाई ब्रिगेडियर ऋषि राजपूत के पास पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। ये सुनते ही रतन की सचमुच सुट्टी गुम हो गई। उसने घिघियाए हुए लहजे में कहा, भगवान के लिए ऐसा न करना। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैंने उसकी बात मुकम्मल न होने दी। मैंने कहा, अपने बॉस का हुक्म पूरा करने में हम जरा भी देर नहीं लगाते। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं इन शर्मनाक तस्वीरों में से एक के साथ इस वक्त तुम्हारे 36B अंबिका निकेतन रोड वाले सरकारी बंगले में मौजूद हूँ और पूर्णिमा जी की मेहमान नवाजी के मजे ले रहा हूँ। मेरा ये इंकिशाफ हस्बे तवक्को रतन के आसाब के लिए सबसे शदीद झटका साबित हुआ। उसने गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे बंगले की सिक्योरिटी तो बहुत सख्त है। पुलिस गार्ड्स ने तुम्हें कैसे बंगले में घुसने की इजाजत दे दी और पूर्णिमा ने तुम्हें एक अनजान शख्स को कैसे मेहमान बना लिया? मैंने कहा, ये हमारे बॉस के गुर हैं, जिन्हें तुम सारी उम्र कोशिश करने के बावजूद नहीं समझ सकोगे। लिहाजा अपनी गर्दन बचाना चाहते हो तो फालतू दिमाग लड़ाने की बजाय चुपचाप हमारे इशारों पर चलते जाओ। रतन ने सख्त उलझन भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम लोगों की कोई एक बात भी न मानने का नतीजा मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद होने की सूरत में निकलेगा और मैं अपनी सारी जिंदगी की जिद्दोजहद के बाद हासिल होने वाले इस मकाम और मर्तबे से किसी कीमत पर हाथ धोने का खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम लोगों के हुक्म की तामील में जो मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा, मगर तुम्हारा ये दावा अकल नहीं मान रही कि तुम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हो। ऐसा करो, तुम पूर्णिमा से मेरी बात करवाओ। उसकी बात सुनकर मैंने कहकहा लगाया और फिर मजे का उड़ाने वाले लहजे में कहा, मैं जरूर तुम्हारी फरमाइश पूरी करता माय डियर रतन, मगर मसला ये है कि वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। मैं गोरा सरकार के बनाए हुए तुम्हारे शानदार बंगले में इस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर कहा, तुम वहाँ अकेले हो? पूर्णिमा कहाँ है? तुमने उसके साथ कोई बदसलूकी? मैंने उसकी बात काटते हुए शगुफ्ता लहजे में कहा, अरे नहीं यार, फिक्र न करो। औरतों पर बिला वजह हाथ उठाना हमारे उसूलों के खिलाफ है और पूर्णिमा जैसी हसीन और मेहरबान खातून पर तशद्दुद का तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसने तो मेरी इतनी अच्छी तरह खातिर मदारत की है, भानव के हाथ का तैयार करदा बहुत ही मजे का नाश्ता करवाया है और नारियल के पानी में तैयार करदा इंतहाई सुरूर बख्श चाय पिलवाई है। अब वो रात को मेरी पुरतकल्लुफ ज़ियाफत करने के लिए भानव के साथ हिलसा मछली खरीदने के लिए बाजार गई हुई है। ये सब उसे यकीन दिलाने के लिए काफी था कि मैं वाकई उसके घर में मौजूद हूँ, मगर वो घाघ शख्स इतनी आसानी से यकीन करने वाला नहीं था। उसने गंभीर लहजे में कहा, तुमने जो कुछ बताया वो दुरुस्त है, मगर क्या तुम मेरी मजीद तसल्ली कर सकते हो? मैंने झंझलाहट भरे लहजे में कहा, अजीब शक्की आदमी हो यार। अच्छा बताओ कैसे तसल्ली करवाऊं तुम्हारी? उसने पूछा, तुम मेरे घर के टेलीफोन से कॉल कर रहे हो ना? मैंने नाराज लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारे ही घर से तुम्हारे टेलीफोन से बात कर रहा हूँ। उसने जल्दी से कहा, अगर तुम मेरे टेलीफोन से बात कर रहे हो तो सामने मेज पर फोन नंबरों वाली एक डायरी भी रखी होगी। तुम उसके दूसरे सफ़े पर दर्ज पहला नाम पढ़कर बताओ। तुमने ठीक बताया तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मैंने डायरी उठाई और दूसरे सफ़े का पहला नाम दोहराया, जस्टिस नुमान भाई महमूद भाई। कहो तो इनका फोन नंबर भी बता दूं? उसने शिकस्त खुर्दा फिक्रमंद लहजे में कहा, नहीं ठीक है, इसका मतलब है तुम वाकई मेरे घर में मौजूद हो, मगर तुमने ये किया कैसे? पूर्णिमा ने किसी अजनबी को अपने घर में मेहमान भी बना लिया और उस पर इतना भरोसा भी कर लिया कि उसे घर में अकेला छोड़कर बाजार भी चली गई। मैंने हंसते हुए कहा, अपने भेजे पर इतना जोर न डालो, वक्त के साथ साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें बताया है ना कि हम लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं और हम अपना मकसद हासिल करने के सारे तरीके जानते हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि चुपचाप हमारे इशारों पर चलते जाओ। उसने थके थके से लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा हर मुतालिबा मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग अब कुछ काम कर रहा है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि मेरी अपने घर में मौजूदगी की इत्तला खुफिया वालों या किसी और को देने की हिमाकत न करना। रतन ने मुर्दा लहजे में कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अपनी जिंदगी तबाह करने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, अब गौर से सुनो और भेजे में बिठा लो। मेरा नाम भावेश है और मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ।
तुम चंद महीने पहले मेरे घर हफ्ता भर मेहमान रहे हो, जहां मेरी बीवी कुसुम ने अच्छे अच्छे खानों और मिठाइयों के साथ तुम्हारी खातिर तवाज़ो की थी। अब मैं उसी की हाथ की बनी हुई मिठाइयां लेकर तुम्हारे घर आया हूँ। तुम घर वापस आने के बाद गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल करोगे और मुझसे चंद दिन मेहमान रहने के लिए इसरार करोगे। मैं थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद तुम्हारी दावत कबूल कर लूंगा। ये ख्याल रहे कि मुझसे तुम्हारे बर्ताव से पूर्णिमा को शक नहीं होना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। ये उसके और तुम्हारे दोनों के हक में बेहतर है। उसने पजमुर्दा लहजे में कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वही करूंगा। मगर तुम इतने दिन मेरे घर क्यों रहना चाहते हो? मैं ज्यादा से ज्यादा कल तक तुम लोगों की मांग पूरी कर दूंगा। मैंने बेनियाज लहजे में कहा, यूं समझ लो कि मुझे तुम्हारे बावर्ची भानव के बनाए हुए खाने, खास तौर पर चाय पसंद आ गई है। हम क्या चाहते हैं उसका तुम्हें रफ्ता रफ्ता पता चल जाएगा। उसने उसी मुर्दा लहजे में कहा, मैं तुम लोगों को इनकार करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मैंने ठोस लहजे में कहा, तो ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम हमारी बात मानते रहोगे तो हम भी तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। और हाँ, घर वापस आने के बाद तुम्हें एक नाटक भी करना है। मैं तुम्हारे घर आते ही तोहफे में कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ। पूर्णिमा तुम्हारे सामने वो मिठाइयाँ पेश करे तो तुम घारी और लच्छू चखते ही कहोगे कि तुम शर्त लगा सकते हो ये मिठाइयाँ मेरी बीवी यानी कुसुम ने बनाई हैं, क्योंकि मैंने पूर्णिमा को यही बताया है। समझ गए? रतन ने यकीन दिलाया कि वो मेरे इशारों पर नाचने के लिए तैयार है। इस पर मैंने राब्ता खत्म कर दिया। अपनी अब तक की पेशरफ्त से मैं लगभग पूरी तरह मुतमईन था और असलम अली को ये सब बताने के लिए बेताब था। पूर्णिमा की वापसी में अभी शायद घंटा भर बाकी था। ये मोहलत असलम अली से तबादला ख्याल करने और उससे हिकमत अमली में बेहतरी के लिए कोई मशवरा लेने के लिए बहुत काफी थी। मैं बंगले के फाटक पर पहुंच गया। दोनों संतरियों ने मुस्तैदी से मेरा खैर मकदम किया और भानव के तवस्सुत से पहुंचने वाली मेरी लाई हुई मिठाइयों के जायके की दिल खोल कर तारीफ की। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक छोटे से काम से करीब ही एक जगह जा रहा हूँ। अगर मेरी गैर मौजूदगी में पूर्णिमा आ जाए तो उसे बता देना। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया। मैं फाटक से निकलकर टहलने के अंदाज में उस तरफ चल पड़ा जहां मैंने असलम अली को टैक्सी से उतारा था।